हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आपको डिस्कस करने चल रहा हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको सुन करके आप डिप्रेस मत हो जाना, ठीक है ना। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, डिप्रेशन मतलब डाउन हो जाना। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डाउन हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट कैसे एलिवेट हो रहा है, आप उसको समझते हैं जरा। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट की एक नई डेफिनेशन है। वैसे जनरली तो हम लोग कह देते हैं क्या, सब जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाए, सॉलिड बन जाए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है डेफिनेशन की। क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा कहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच, डेफिनेशन लिख लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, ये वीपी है भाई, वीपी मतलब वेपर प्रेशर। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of the substance in its solid state. In its solid state. जरा समझिए इस बात को। Is called freezing point. Freezing point of the substance. Of the substance. This is the definition of freezing point. यानी जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को कह देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है, तो आपको मालूम है कि एक सॉल्वेंट है और इसका वेपर प्रेशर P0 है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऊपर आने के लिए उत्सुक हैं, वोलेटाइल होना चाहते हैं, वेपोराइज होना चाहते हैं। आपने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया बेटा। यानी जो नीचे बैठा हुआ है, ऊपर आने नहीं चाह रहा है, नहीं भाई नीचे बैठे रहेंगे हम, कितना भी इसको हीट दे दो, कितना भी गर्म कर दो, नीचे नीचे गुड़ुम करके बैठा रहता है, नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जाओगे तो भैया बैठे रहो। अब ये जब नॉन वोलेटाइल आपने डिसॉल्व किया, तो इस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाता है। बेटा जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाती है। तो दिस लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आइए जरा डेफिनेशन देखते हैं। क्या, द डिक्रीज in freezing point of solution due to lowering of vapor pressure is called depression in freezing point। तो बेटा ये वेपर प्रेशर में लोअर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डिसॉल्व कर दिया आपने, वेपर प्रेशर लो हो गया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी बात को बेटा हम लोग एक ग्राफ से समझते हैं। एक ग्राफ समझते हैं और उस ग्राफ में क्या देखते हैं। देखिए ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। जब हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो देखिए यहां पर दिस इज एक्स एक्सिस, यहां पर हमने ले लिया टेम्परेचर,
दिस इज वाई एक्सिस, यहां पर आपने ले लिया वेपर प्रेशर। जरा समझिए, जिस समय ये बेटा सॉल्वेंट है, आपको मालूम है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी नॉट होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस होता है। तो बेटा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि भाई गर्म करोगे उसको, हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे, क्या होंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, और वेपर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर के साथ साथ में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। एक मैं वेपर प्रेशर बनाता हूं बेटा, एक कर्व है, दिस वन इज द कर्व ऑफ वेपर प्रेशर कर्व। किसका वेपर प्रेशर कर्व है ये, समझिएगा। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस इज द सॉल्वेंट कह सकते हैं आप, लिक्विड, राइट। अब क्या करना है, आपने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया बेटा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा और कम होगा। तो ये लीजिए सॉल्यूशन बना लीजिए, यहां पर ये लीजिए सॉल्यूशन बन गया। वेपर प्रेशर नीचे हो गया, देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब हमको ये ध्यान देना है बेटा कि जो सब्सटेंस अगर ये सॉल्वेंट है और ये सॉलिड स्टेट में रहता है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में होगा बेटा तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका वेपर प्रेशर तेजी से बढ़ेगा, कुछ इस तरह से, ऐसे तेजी से बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वेपर प्रेशर भाई इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा इसका वेपर प्रेशर तेजी से बढ़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ, ये कर्व है किसका, सॉलिड स्टेट का, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का, सॉलिड है ये, उसी सब्सटेंस का। अब जरा ध्यान दो बेटा, दिस इज सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हुआ, दिस इज सॉलिड स्टेट। तो जिस टेम्परेचर पर बेटा ये टेम्परेचर पीछे बढ़ाइए, इसको ये बढ़ाया आपने, तो ये टेम्परेचर बेटा इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। देखो ये, दिस इज पी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये आता हुआ यहां पर आ गया, जहां पर ये इसको मिल रहा है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड। अब जरा देखो बेटा, ये सॉल्यूशन है, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया है, तो इसका वेपर प्रेशर और कम हो गया। अब इसको आप पीछे बढ़ाओगे, ये पीछे बढ़ाइए, जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए यहां पर ये आया पीछे, तो इसको जब आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहां कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा बेटा, ये देखो दिस वन, यानी इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये आ गया भाई, पी ऑफ एफ। आपको इस ग्राफ से भी समझ में आ रहा होगा क्या, कि दिस वन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस वन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि जहां पर इस कर्व को ये टच कर रहे होंगे, जहां पर इसका वेपर प्रेशर इस सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये देखिए, तो यहां पर बेटा देखिए ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हो गया। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यहां मिल रहा है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहां मिल रहा है। तो इन दिस वे यू कैन सी डेल्टा टी एफ, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना हुआ, यहां से आया, ये डेल्टा टी बता रहा है बेटा, ये है डेल्टा टी एफ। यानी दोनों के बीच में क्या लिखेंगे फार्मूला, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। बताओ भाई यहां बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फिर से बात समझिए एक बार। क्या किया आपने, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, और जब इस वेपर प्रेशर को आपने पीछे बैक किया तो देखा कि जहां पर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर है, जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा, वही इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो बेटा वेपर प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। So this decrease in freezing point due to lowering of vapor pressure is known as depression in freezing point। ग्राफ बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं, वेरी क्लियर। आइए बात करते हैं जरा एक्सपेरिमेंटली क्या शो हुआ।
एक्सपेरिमेंटली शोज दैट, क्या शो किया गया एक्सपेरिमेंटली, कि जो बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाया गया बेटा यहां पर डेल्टा टी एफ, दैट इज इक्वल टू के एफ एम। और इस यहां पर ये के एफ एम, एम क्या है, मोलेलिटी है बेटा। मोलेलिटी का फार्मूला अगर हम रख दें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है के एफ, और ये दिस इज स्मॉल डब्ल्यू 1000, दिस इज फार्मूला ऑफ मोलेलिटी। अब जरा देखिए यहां पर जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म आपको मालूम होने चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। ध्यान दीजिए बेटा, डेल्टा टी एफ इज व्हाट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, kf is what, molar depression constant, molar depression constant, small w is what, weight of solute, m dash is what, molecular mass of solute, capital W is weight of solvent। सॉल्वेंट का वेट है बेटा किलोग्राम में होना चाहिए, क्योंकि हम ये थाउजेंड डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा ग्राम में। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स व्हाट एवर यूज इन न्यूमेरिकल। डेल्टा टी एफ कैसे निकालते हैं, अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ध्यान रखिएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा व्हाट इज के एफ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका एक और नाम होता है बेटा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगर इसको डिफाइन करना हो बेटा तो कैसे करेंगे हम लोग, मोलेलिटी कर दी जाए 1। अगर सॉल्यूशन 1 मोलल हो, यानी 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए, तो जो डिप्रेशन होगा क्या कहा जाएगा उसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यानी इफ m इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू m, सॉरी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। इसका मतलब हुआ कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, in freezing point by dissolution of 1 mole solute in 1 kilogram of solvent is known as molar depression कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF। बेटा एक चीज और बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो कि जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF है, इस KF की वैल्यू कांस्टेंट होती है किसके लिए, फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जरा समझिएगा, यानी KF की वैल्यू आपने ले लिया यहां पर वाटर, यहां पर ले लिया आपने बेंजीन, यहां ले लिया आपने अल्कोहल। ध्यान दीजिए इस बात को। तो डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए बेटा KF की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन अगर इसी सॉल्वेंट में आपने NaCl मिला दिया और इसी वाटर में आपने शुगर मिला दिया, तो बेटा दीज आर टू डिफरेंट सॉल्वेंट नहीं है, ये सॉल्वेंट दोनों सेम हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आपने उसमें सोल्यूट कौन सा डिसॉल्व किया है, इस पर KF की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा बेटा, नोट है यहां पर। क्या नोट है कि वैल्यू ऑफ KF
वैल्यू ऑफ के एफ इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। वाटर के लिए के एफ की वैल्यू सेम होगी, उसमें आप सॉल्ट डिजॉल्व कर दें, उसमें आप शुगर डिजॉल्व कर दें, उसमें आप यूरिया डिजॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के एफ की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन हाँ, अगर वाटर है, बेंजीन है, अल्कोहल है, सॉल्वेंट डिफरेंट है, उनके लिए के एफ की वैल्यू डिफरेंट होगी बेटा। तो वैल्यू ऑफ के एफ इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इट डज नॉट डिपेंड on the nature of solute dissolve, राइट। तो उसमें कौन सा डिसॉल्व किया सोल्यूट इस पर डिपेंड नहीं करता है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दें बेटा आपको कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में के एफ की वैल्यू आपको गिवन होती है। 99% न्यूमेरिकल्स में के एफ की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन कभी कभी के एफ कैलकुलेट करवा लेते हैं। तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखिए के एफ कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, समझिए जरा। एक फार्मूला लिख लीजिए बेटा, के एफ आर टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल एफ, दिस इज द फार्मूला फॉर के एफ। अब यहां पर सोच रहे हैं कि आर क्या है भाई, आर इज सोल्यूशन कांस्टेंट, सेम जैसे गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है यहां पर। टी इज फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एल एफ इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि आर की वैल्यू क्या रखेंगे। अब आर की वैल्यू डिपेंड करती है बेटा एल एफ पर। इफ एल एफ की वैल्यू आपको जूल पर ग्राम में गिवन है, तो जो आर रखेंगे आप, देन आर विल बी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। लेकिन अगर एल एफ की वैल्यू आपकी यूनिट में किसमें दिए, कैलोरी पर ग्राम में गिवन है, तब आर की वैल्यू आप रख देंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये चीज ध्यान रखिएगा कि एल एफ की जो यूनिट होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की यूनिट होगी, उस पर डिपेंड करता है क्या, आर की वैल्यू। क्लियर। तो इस बेसिस पर आप के एफ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू ऑफ के एफ इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप इसके साथ में अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वीडियो बेटा देखोगे तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोनों बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, फार्मूले में बहुत सिमिलरिटी है, बस बी की जगह पर क्या कर दिया गया है, एफ कर दिया गया है।